जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के बल एवं जो गति एवं बल के बारे में, जो कि चैप्टर आपका 8 है। आइए साथी शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, बल क्या होता है, आइए इसको पहले हम लोग समझते हैं कि बल क्या है। ठीक है, देखिए, बल एक भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को दर्शाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बल वह खिंचाव या धक्का है, मतलब वह धक्का या खिंचाव है जिसके द्वारा क्या होता है, वह वस्तु की स्थिति में क्या हो पाता है, परिवर्तन हो पाता है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसको बल लगाकर हम विरामावस्था में कर सकते हैं, या कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसको गति प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, यानी बल व खिंचाव या धक्का है जो गतिमान वस्तु को स्थिर कर देती है और विराम वस्तु को जो है गतिमान कर देती है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ, यह वस्तु के आकार में परिवर्तन का कारण बन सकती है। यानी बल लगाकर हम वस्तु के आकार में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कोई वस्तु है, उस पे हथौड़े से चोट मार करके उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बल क्या है। तो बल वह खिंचाव या धक्का है जिसके द्वारा क्या होता है, विराम वस्तु को यानी रुकी हुई वस्तु को गतिमान कर सकते हैं, और गतिमान जो वस्तु है यानी जो चल गति में है उसको विराम कर सकते हैं। आइए बल के प्रकार को समझते हैं। बल के प्रकार क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि बल के प्रकार। देखिए, बल के प्रकार में देखिए दो प्रकार, एक धक्का बल और एक खिंचाव बल। धक्का बल क्या होता है, आइए इसको समझ। धक्का बल जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु को धक्का देती है। ठीक है, खिंचाव बल जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से खींचते हैं। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु को क्या करती है, खींचती है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यानी पुश करना यानी धक्का देना। यहाँ पे देख रहे हैं, ये लड़का जो है इस वस्तु को धकेल रहा है, तो ये क्या है, धक्का बल है। और यहाँ पर पुल कर रहा है यानी वस्तु को रस्सी से बांध करके खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये खिंचाव बल है। तो ये बल आपके दो प्रकार आपको दिख रहे हैं, एक धक्का बल या खिंचाव बल। तो इसीलिए हमने बल की परिभाषा आपको बताई कि बल वह धक्का या खिंचाव है जिसके द्वारा विराम वस्तु को गतिमान कर सकते हैं और गतिमान वस्तु को विराम कर सकते हैं। तो ये बल की जो है परिभाषा बनी। ठीक है, तो ये बल के जो प्रकार हैं उनसे हमने बल की परिभाषा को भी आपको परिभाषित किया। एक बार फिर से बोल देते हैं, उस चीज़ को आप लिख सकते हैं कि बल वह खिंचाव या धक्का है जिसके द्वारा विराम वस्तु को गतिमान किया जा सकता है और गतिमान वस्तु को विराम किया जा सकता है। ठीक है, इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेंगे तो सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी, और यहाँ पे जो है आप सारी चीज़ों को आराम से ऑब्जर्व करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, नोट्स इससे अगर आप लिखते हैं तो बेहतरीन नोट्स आपका तैयार होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते हैं, आइए इनको समझते हैं। पृथ्वी और अन्य वस्तुओं के बीच लगने वाला जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, जो ग्रेविटी के कारण जो उसमें उत्पन्न होता है, ये क्या करता है, जैसे कोई भी वस्तु जमीन यानी पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रही, जैसे हम किसी भी वस्तु को ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे आकर के जमीन पर गिरती है। तो वो क्यों गिरती है, तो इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर गिरती है। ठीक है, किसी भी वस्तु, जैसे यहाँ पे देखिए व्यक्ति फिसल रहा है, व्यक्ति चल रहा था, यहाँ से फिसल के नीचे गिरा, क्यों गिरा, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल। ये फिसला तो ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक है, ये ऊपर भी तो जा सकता था लेकिन ऊपर ना जाकर के ये क्या हो गया, नीचे गिर गया। यानी यहाँ पे क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल था। ठीक है, जैसे यहाँ पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा। देखिए इस तरह से ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। क्यों, क्योंकि इसके मध्य मतलब पृथ्वी के मध्य और चंद्रमा के मध्य एक आकर्षण बल है, यानी एक
ये जो ग्रह और उपग्रह हैं दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, जिस कारण जो है इसमें क्या होता है, रोटेशन उत्पन्न हो जाता है। यानी ये एक दूसरे को रोटेट करने लगते हैं, ये गति करने लगते हैं, वृत्तीय गति। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग बल को समझ सकते हैं। वस्तु को खींचने के लिए उस वस्तु पर आरोपित बल करना, यानी बल की स्थिति है, यानी घर्षण बल जो होता है, सॉरी इसमें दूसरा जो बल था घर्षण बल था, इसको समझते हैं जरा। घर्षण बल दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल जो उनकी गति को रोकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ फिगर से हम समझते हैं कि जब दो वस्तुएं, जैसे मान लीजिए खींच रहा तो नीचे ये जो तली है ना, जो ये जमीन है, ये जमीन इस पे रुकावट बन रही है, बाधा बन रही है, यानी जमीन अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, पृथ्वी अपनी तरफ खींच रहा है, और ये व्यक्ति जो है इस वस्तु को अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों वस्तुओं के बीच में ये क्या है, इसकी स्थिति में परिवर्तन की नहीं होने देने का संकल्प ले रही है। यानी कहने का मतलब पृथ्वी जो है वो अपनी तरफ खींच रही है, यानी इसकी स्थिति में परिवर्तन होने का विरोध कर रही है। तो ये चीज कहा गया है कि वस्तु को खींचने के लिए उस वस्तु पर आरोपित बल करना, और स्थिर वस्तु द्वारा लगाए जाने वाले बल को ही क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, जब किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचते हैं तो जब हम तो खींच रहे हैं, अपना एक फोर्स लगा ही रहे हैं, लेकिन जिस वस्तु पर वो वस्तु रखी गई है वो वस्तु भी घर्षण जब उसमें हो रहा है तो वस्तु भी अपना बल लगा रही है। जैसे कहने इसके तली में भी एक, ये जो तली है इसका, इसमें भी एक प्रकार का बल लग रहा है, घर्षण बल, जिस वजह से ये वस्तु जो है आसानी से हम खींच नहीं पा रहे हैं, हमको फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। बल का प्रभाव क्या है इसको समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, बल के प्रभाव। देखिए बल के प्रभाव क्या है, वस्तु की गति में परिवर्तन, यानी किसी भी वस्तु के गति में अगर परिवर्तन हो रहा है ये भी बल के प्रभाव के कारण है। अगर वस्तु स्पीड में चल रही है, ठीक है, वो स्लो हो गई, बल के कारण उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। या फिर वो धीमी है तो बल लगाकर उसकी चाल को यानी गति को उसको हम बढ़ा भी सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि वस्तु की गति में परिवर्तन, अगर धीरे चल रही है तो उसको तेज कर सकते हैं बल लगाकर, तेज चल रही है तो उसको धीरे कर सकते हैं बल लगाकर। तो ये चीज़ें होती हैं। वस्तु के आकार में परिवर्तन, यानी वस्तु क्या है, अगर छोटा है, ठीक है, उस पर आघात करके हम बड़ा भी कर सकते हैं। और दूसरा वस्तु की दिशा में परिवर्तन, यानी अगर वो लेफ्ट में है तो राइट में कर सकते हैं बल लगाकर, राइट में है तो लेफ्ट में कर सकते हैं, ऊपर है नीचे कर सकते हैं फोर्स लगाकर, ठीक है, नीचे है तो ऊपर कर सकते हैं। यानी क्या है कि हम बल लगा करके दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं, किसी भी वस्तु की दिशा को, आकार को और उसकी गति को। यानी ये तीन चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर अब फिगर से समझिए, ये बॉल आ रही थी, बॉल आई, तेज गति से आई, अब यहाँ बॉल आता है तो आदमी क्या करता है, कैच कर लेता है। तो इस बॉल की स्पीड को क्या कर लिया, ये हाथ ने इसको रोक लिया। तो यहाँ क्या हो गया, उसकी गति में परिवर्तन हो गया। बॉल तीव्र गति से बैट्समैन जो है बॉल को मारता है और जो फील्डर होता है उसको कैच करता है। तो कैच करता तो बॉल तो काफ़ी स्पीड से आ रही थी, लेकिन जो फील्डर था उसने क्या कर लिया, उस चीज़ को कैच कर लिया, यानी उसकी गति को रोक दिया। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। और उसके आकार में परिवर्तन, आकार में जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये मान लीजिए ये आटा है, गोल सा था, अब इसमें हम दाब लगा करके, बल लगा करके क्या कर दिए, देखिए इसको चपाती जैसा बना दिया। पहले ये किस तरह ऐसे गोल सा था, इसको हाथ से ऐसे दबाते 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 इसको चौड़ा और कर दिया, देखिए तो इसके आकार में भी परिवर्तन हो गया। यहाँ देखिए ये डग्गा ढुगरा रहा है, तो ये जो है खेल रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो, इसकी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस दिशा में है, इस छड़ी को अगर हम इस दिशा में मारेंगे तो इस दिशा में जाएगा, उल्टी दिशा में इसके मारेंगे तो इधर ये जाने लगेगा। तो यानी इसकी दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, आकार में परिवर्तन कर सकते हैं और उसकी गति में। तो ये गति हो गया, ये दिशा हो गया और ये आकार हो गया। तो ये चीज़ों को आपको समझने की आवश्यकता है।
आइए आगे समझते हैं। बल की प्रबलता का आधार के आधार पर बल कितने प्रकार, यानी प्रबलता के आधार पर बल कितने प्रकार के होते हैं, आइए इसको समझते हैं। प्रबलता के आधार पर पहला है संतुलित बल। आइए समझते हैं संतुलित बल क्या है। अच्छा सॉरी, ये छूट गया कि बल का मापन जो होता है न्यूटन होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि बल को का मापन, बल को अगर मापना है तो हम न्यूटन में ही मापते हैं। ठीक है, आइए बल की प्रबलता के आधार पर देखते हैं। तो पहला संतुलित बल, जब दो या दो से अधिक, ठीक है, वस्तु पर लगते हैं और उनका परिणाम शून्य होता है तो उसे संतुलित बल कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो उसे संतुलित बल कहा जाता है। यानी कहने का मतलब दो या दो से अधिक वस्तु पर, ठीक है, एक वस्तु पर क्या लगाएं, दो या दो से अधिक बल एक वस्तु पर, यानी दो या दो से अधिक लोग जो है अगर एक वस्तु पर बल लगा रहे हैं और उसका परिणाम शून्य है तो उसे संतुलित बल कहते हैं। जैसे यहाँ रस्सी देखिए, दो लोग इधर हैं, दो लोग इधर, यानी दोनों दिशा में दो दो लोग हैं। अब ये दो दो लोग अपनी तरफ जो है जोर से खींच रहे हैं रस्सी को। अब ये व्यक्ति भी ऐसा खींच रहे, ना ये व्यक्ति आगे खींच करके जा पा रहे हैं, ना ये, यानी दोनों समान हैं। यानी यहाँ पे जो परिणाम हो रहा है वो शून्य है। या फिर किसी वस्तु को ही मान लीजिए बीच में एक वस्तु है, यहाँ पे रखी हुई है, ये यहाँ से बीच में बांधा हुआ है, इनको अपनी तरफ खींचना है, इनको अपनी तरफ खींचना है। अब ये दोनों खींच रहे हैं, इतना मतलब इन दोनों लोग, दोनों तरफ के जो व्यक्ति हैं इनका फोर्स बराबर है, यानी ना ये अपनी तरफ खींच पा रहे हैं ना ये अपनी तरफ खींच पा रहे हैं। तो यहाँ पे परिणाम क्या हुआ? शून्य हुआ, क्योंकि ना तो ये इनकी तरफ खींचा पा रहा है ना इनकी तरफ। तो ऐसे में जब परिणाम जीरो हो गया, यानी काम यहाँ पे जीरो हो पा रहा है, ना ये खींच पा रहे हैं ना वो खींच पा रहे हैं, दोनों लोग बराबर हैं। तो इस परिस्थिति को कहते हैं संतुलित बल, यानी जो वस्तु है अपना संतुलन बनाए ही रखी है। जैसे यहाँ पे रस्सी है, रस्सी अपना संतुलन बनाए हुए है, ना इधर जा पा रहा है ना उधर जा पा रहा है। उदाहरण के लिए एक कार जो गति बढ़ा रही है या घटा रही है, ठीक है, यानी कार की जो गति होती है वो कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो क्या है? ये संतुलित बल के आधार पर। जैसे एक गेंद को हवा में फेंकी जाती है जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या बॉल को ऊपर फेंके, आकर्षण बल से वो क्या नीचे की तरफ खींच लेती है। यानी ये चीजें क्या है, इसको हम कहेंगे संतुलित बल। आइए दोस्तों आगे समझते हैं संतुलन बल के बारे में। संतुलन देख लिए, संतुलन जब दो या दो से अधिक बल एक वस्तु पर लगते हैं, यानी जब या दो से अधिक बल एक वस्तु पर लगते हैं और उसका परिणाम शून्य नहीं होता, यानी उसका कुछ न कुछ परिणाम निकलता है, तो उसे असंतुलन बल कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए एक वस्तु जो स्थिर अवस्था में है और उस पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, यानी कहने को स्थिर अवस्था में है और उसको धकेल रहे हैं जोर से, और वो क्या है, वो अपना जो है उसको जब धक्का देते तो वो अपना स्थिति बदल ले रहा है, यानी धकेलने पर वो आगे सरक जा रहा है, तो वो क्या है, आपका असंतुलित बल है। या फिर एक वस्तु जो एक समान गति से चल रहा है उस पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, यानी एक समान अगर वो चल रहा है तो चलते ही जा रहा है, अगर बाहर से कोई फोर्स लगा रहे हैं तो रुक नहीं रहा है, वो चलते जा रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया, यानी वह भी आपका क्या है, असंतुलित बल। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका मतलब अब सीधा तो ये तो हो गया किताबी बात। अब इसको समझेंगे कैसे, देखिए कहने का मतलब यह है कि जब दो या दो से अधिक बल किसी एक वस्तु पे लगाए जा रहे हों, ठीक है, और लगाने से उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए, समझ रहे हैं, यानी अगर वो बीच में वस्तु रखी गई है, अगर दो लोग आपस इधर उधर दो साइड से खींच रहे हैं तो एक व्यक्ति की तरफ वो खींचा जाए, तो यहाँ पे असंतुलित बल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बल का संतुलन नहीं बैठा है, किसी का पावर ज़्यादा हो गया किसी का कम हो गया, ठीक है, तो उसको कहेंगे असंतुलित बल। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है, अगर आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, उसको जोर से पड़ खींच रहे हैं, तभी वो रुक नहीं रहा, तभी वो चलते ही जा रहा है, तो उसको कहेंगे असंतुलित बल। ठीक है, बात समझ। जैसे यहाँ पे देखिए, एक तरफ लड़की है और एक तरफ लड़का है,
दो तरफ है, दोनों तरफ जो है बल लग रहा है, लेकिन ये लड़के का वेट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, लड़की का वेट कम है, जिस वजह से लड़की ऊपर उठी हुई है। तो यहाँ पे कहेंगे असंतुलित बल। अगर ये दोनों तरफ पलड़ा बराबर होता, ये यानी ये इस सिद्ध में तो इस सिद्ध में होता, तब इसको हम कहते संतुलित बल है, यानी दोनों तरफ बल समान है। यानी कहने का मतलब जब किसी भी वस्तु पर दो तरफा बल लगाया जाता हो और एक तरफ का बल ज्यादा हो, उसी को असंतुलित बल कहते हैं। और जब दोनों तरफ दोनों बल समान होते हैं, उसे हम संतुलित बल कहते हैं। तो ये चीजें आप समझ पाए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला नियम जो जड़त्व गति का, जो जड़त्व का पहला नियम है, आइए उसको समझते हैं, जड़त्व के फर्स्ट रूल को। पहला नियम जड़त्व का जो नियम है गति का, कह रहा है कि वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, एक गेंद जो मैदान पर पड़ी है वह तब तक नहीं हिलेगी जब तक उस पर कोई धक्का नहीं लगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ट्रॉली नीचे लगा हुआ है, ट्रॉली आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये ट्रॉली ये तब तक यहाँ से नहीं खिसकेगी जब तक इस पर बाहरी फोर्स न लगाया जाए। अब यहाँ इस ट्रॉली को इसको धक्का दे दिया गया, तब ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है, ट्रॉली आगे खिसक गई। तो वही कह रहा है, अगर कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है, यानी अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स न लगाया जाए। जैसे ही यहाँ बाहर से धकेला गया, जैसे ही बाहर से इस पे फोर्स लगाया गया, तो ये क्या हो गया, आगे बढ़ गया। क्लियर, ये क्या हो गया, ये आगे बढ़ गया, ठीक ना। आज जैसे ही ये यहां से आगे बढ़ा, ये क्या हो गया आपका, यहां पर कहेंगे कि इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। क्यों परिवर्तन हुआ, क्योंकि यहाँ पे बाहर से एक फोर्स लगा दिया गया। ये तो इस विराम अवस्था में था, लेकिन जैसे इसको हमने धक्का दिया तो एक फोर्स दे दिया, और ये इसकी स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। आइए गति का जो दूसरा नियम है उसको समझते हैं। गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि जैसे एक कार जो तेजी से चल रही है, ठीक है, उसे रोकने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है। यानी कहने का मतलब जो संवेग पर आधारित हो। जैसे अगर कार को आपको रोकना है, चलती हुई कार है, उसको अगर आपको रोकना है तो रोकने के लिए जो कार की जो स्पीड है उससे अधिक बल की आपकी आवश्यकता होगी। जैसे ब्रेक लगाते हैं ना, तो ब्रेक क्या करता है, उससे अधिक बल लगाता है, तब जाकर के कार वहां पर रुकती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये गेंद आ रही है, यहाँ देखिए गेंद यहाँ पे आ रही है। जब बैट्समैन जो है गेंद को मारता है, ठीक है, ऊंचाई पे जाता है, तो जब फील्डर जो होता है जब उसको कैच करता है, समझ रहे हैं, देखिए कैच करता है तो ये यहीं पर नहीं पकड़ता है, यहाँ से लेकर के, जैसे यहाँ देखिए गेंद यहाँ पे आई, फिर यहाँ से ले जाकर के यहाँ नीचे तक पकड़ता है। तो जो यहाँ से यहाँ तक आया ना, तो इसमें थोड़ा सा समय मिल गया। क्या मिल गया उसको, समय, यानी टाइम मिल गया। और टाइम जब यहाँ से यहाँ तक जब समय हमने बढ़ाया, जो समय दिया, तो इसके वेग में भी परिवर्तन हो गया। यानी जो जिस स्पीड से वो आ रहा था, ठीक है, उसका वेग जो था जिससे आ रहा था, उसका वेग में भी परिवर्तन हुआ, कमी आ गई, यानी स्लो हो गई गेंद, और इसको टाइम भी मिल गया, जिस वजह से इसके द्रव्यमान में भी कमी आ गई, ठीक है, और इसमें दाब भी कम हो गया और कैच आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो ये गति के दूसरे नियम में चलता है। आइए तीसरा नियम समझते हैं, गति का तीसरा नियम, जिसको हम क्रिया और प्रतिक्रिया का भी नियम बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आइए समझते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब आप दीवार पर हाथ मारते हैं तो दीवार भी अपने, ठीक है, आपके हाथ पर समान बल लगाती है। यानी कहने का मतलब समान बल लगाए। जैसे आप दीवार को धकेल रहे हैं, ठीक है, दीवार को धकेल रहे हैं, तो जितना फोर्स आप उधर लगाएंगे उतना फोर्स ऐसा लगता है कि दीवार भी आपकी तरफ लगा रही है। यानी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया हो रही है। जैसे हम बंदूक चलाते हैं तो बंदूक क्या होती है, बंदूक का ट्रिगर जैसे ही हम यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे जैसे ही हम दबाते हैं तो इसका पिस्टन जो होता है आगे पीछे की तरफ धकेल, गोली तो आगे निकला, ये क्रिया है।
गोली का आगे निकलना क्रिया है, लेकिन पिस्टन क्या होती है, पीछे की तरफ आती है। यानी जितनी तेजी से, जितने झटके से वो आगे जाता है, और ये तो उस पीछे भी पिस्टन आती है, तब जाके गोली, ताकि दूसरा गोली यहाँ पे, ये जो एरिया है, इस एरिया में दूसरा गोली फिट होना होता है। तो जब दूसरा गोली यहाँ पे फिट होना होगा तो ये पिस्टन पीछे जाएगा, तभी आगे आएगा। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी जैसे ही पिस्टन पीछे गया, यानी जैसे ही गोली आगे गई, पिस्टन पीछे जाता है। बात समझ गए? तो इसी को बोलते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। यहाँ इससे समझिए, ये यहाँ पे देखिए क्रिया प्रतिक्रिया। ये व्यक्ति भाई साहब जो है, इनके घर में कूड़ा फेंक रहे हैं, इनके कमरे में, ये भाई साहब इनके कमरे में फेंक रहे हैं, अब ये भाई साहब इनके कमरे में फेंक रहे हैं, और ये भाई साहब फिर इनके कमरे में फेंक रहे हैं। तो यानी इसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी कहने का मतलब, कहते हैं ना कि अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आपके लिए भी कोई ना कोई खोदेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये दूसरे का घर गंदा कर रहे हैं, तो ये दूसरे का कर रहा है, ये दूसरे का, तो इनका भी घर, ये दूसरे का घर गंदा कर रहे हैं, तो इनका भी घर कोई गंदा कर रहा है, कूड़ा इनमें फेंक रहा है। ठीक है, यानी जैसे ही क्रिया कर रहे हैं, उनके प्रति जो प्रतिक्रिया हो रही है। ये दूसरे के घर में कूड़ा फेंक रहे हैं तो इनके घर में कोई और फेंक रहा है, ये इनके घर में फेंक रहे हैं तो ये इनके घर में, यानी ये रिसाइकल है। यानी अगर आप किसी के, जैसे कहने का मतलब, आप किसी को एक थप्पड़ मारे तो वो व्यक्ति भी आपको एक थप्पड़ घूम करके मारा, यही होता है। आपने क्रिया किया, एक थप्पड़ उसको मारा, उस बदले में उसने आपको एक थप्पड़ मार दिया, ये प्रतिक्रिया है। यानी क्रिया के प्रति रिस्पॉन्स करना ही क्या होता है, प्रतिक्रिया होती है। आइए आगे से चलते हैं। गति का जो पहला नियम है उसको समझते हैं। गति के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यानी कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या समान गति से चल रही है तो अपनी अवस्था में तक रहना चाहती है, यानी अपनी अवस्था बनाए रखना चाहती है, तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यानी कहने का मतलब ये है, ये वस्तु, जड़त्व का जो पहला नियम वो कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, अगर वो गतिमान में है तो गति में रहेगी। यानी अगर वस्तु चल रही है तो चलती रहना चाहती है, अगर वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहना चाहती है। यानी अगर वस्तु विराम में है तो वस्तु विराम में ही रहना चाहती है, अगर वस्तु गतिमान में है तो गतिमान में भी रहना चाहती है। ठीक है, तो वस्तु विराम में रहना चाहती है, अगर विराम में है, गति में है तो गतिमान में रहना चाहती है, तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया जाता है। बाहर से क्या, जब तक उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जरा समझिए, यहाँ पर देखिए, ये कागज देख रहे हैं, ये नीचे गिलास में पानी भरा हुआ है, ऊपर ये पतली सी गत्ता मान लीजिए दफ्ती है, और इस पर एक छोटा सा यहाँ पे देख रहे हैं सिक्का रखा हुआ है। हम क्या करते हैं, उस जो कागज है या ब्लेड मान लीजिए पतला सा है, उसको जैसे ही हम ऐसे उंगली से, यहाँ पे देखिए उंगली से टक्कर मारे, यानी इस पे फोर्स दिया जा रहा है, ये फोर्स देंगे तो ये क्या होगा, ये कागज तो आगे खिसक जाएगा, कागज आगे खिसक जाएगा, और सिक्का क्या होगा, सीधे नीचे सट डाउन हो। जैसे यहाँ पे देखिए सिक्का यहाँ नीचे आ गया, तली में, गिलास की तली में आ गया। अब यहाँ पे हुआ क्या, सिक्का जो था विराम अवस्था में था, और वो विराम अवस्था में ही बने रहना चाह रहा था, इसलिए सिक्का ने अपनी जगह नहीं बदली, वो अपनी ही जगह रहना। अब नीचे से कागज हट गया, जिस वजह से क्या हो गया, ये सिक्का पानी में गिर गया। तो इसको कहते हैं विराम अवस्था का नियम। यानी वस्तु क्या थी, विराम में थी, और वो विराम में ही बनी रहना चाहती थी। ठीक है, जिस वजह से ये वस्तु क्या हो गई, पानी में गिर गई। दूसरी चीज, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक गति करती हुई आ रही है, पहिया लगा हुआ है नीचे गति करती हुई। अगर गति यहाँ पे कोई बाहर से फोर्स न लगाया जाए तो ये आगे ऐसे गति करती हुई बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक ठोकर लगा दिया गया, देख रहे हैं, यहाँ पे एक ठोकर लगा दिया, यानी इसकी ये यहाँ से यहाँ तक गति में तो आई, लेकिन यही तुरंत इसमें एक ब्रेक लग गया, समझिए, ठोकर लगा, ब्रेक लग गया। तो ये जो वस्तु इसमें रखी हुई थी इस ट्रॉली में, ये वस्तु मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 10 की स्पीड में आ रही थी, तो ये जो है वस्तु 10 की ही स्पीड में बनी रहना चाह रही थी, क्योंकि ये समझ रही थी अपने आप को पुष्पा की, पुष्पा है, हम नहीं झुकेंगे, हम तो 10 की ही स्पीड में जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पे इसका स्पीड, तो जिस पे वो जा रहा था उसका स्पीड तो 0 हो गया,
यहाँ पे ठोकर लगा, 0 हो गया। अब 10 की ही स्पीड में बने रहने के नाते जो है ये गेंद क्या हो गई, आगे गिर गई। यानी ये वस्तु क्या है, अपनी गति का विरोध कर रही थी, यानी अपने जो गति अवस्था में थी, गति में ही बने रहना चाह रही थी, जिस वजह से ये आगे आ गई। क्लियर है? यानी यहां पर वस्तु अपनी गति अवस्था में बनी रहना चाह रही थी और इस एग्जाम्पल में वस्तु अपनी विराम अवस्था में बनी रहना चाह रही थी। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। जड़त्व के प्रकार के बारे में समझते हैं। तो जड़त्व का जो पहला प्रकार है विराम अवस्था का नियम या विराम अवस्था का जड़त्व जिसको बोलते हैं। एक वस्तु जो विराम अवस्था में है वह तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, जैसा कि अभी हमने बताया। अब यहां देखिए, मान लीजिए बस चल रही थी, अब तो बस चल रही थी, इसमें बैठे जो व्यक्ति हैं, सारे के सारे बैठे हुए व्यक्ति जो हैं, ये क्या थे, उसी के आराम से उसमें बैठे हुए थे। गति हुई, जैसे ही इसमें ब्रेक लगाया, ठीक है, ये क्या हो गया, आगे की तरफ झुक गए। ये क्या हो गए, सारे के सारे आगे की तरफ झुक गए। यानी ये तो गति में थे, लेकिन ये नीचे क्या हो गए, विराम हो गया। इस वजह से ये एग्जाम्पल जो है आपका, ये गति अवस्था यानी पहले वाले का रूल है। यानी अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में बनी रहना चाहती है। जैसे ब्रेक मारे तो ये इनका जो ये है ना, ये सर आगे की तरफ झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? क्योंकि ये अगर मान लीजिए 60 की स्पीड से बस चल रही है तो व्यक्ति का शरीर भी 60 की स्पीड से चल रहा था। अब बस को तो 0 कर दिया गया, ब्रेक मारा, बस 0 हो गई, लेकिन हमारा जो शरीर था वो शरीर 60 की ही स्पीड में बनी रहना चाह रहा था, जिस वजह से व्यक्ति क्या हो गया, आगे की तरफ झुक गया। वहीं अगर बस खड़ी है, अचानक से चलती है, विराम अवस्था में है, तो शरीर भी विराम अवस्था में, और ज्यों ही बस आगे बढ़ती है तो हम पीछे की ओर लुढ़क जाते हैं, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वस्तु जब बस विराम अवस्था में, तो हमारा शरीर भी विराम अवस्था में था। बस को चला दिया गया तो शरीर तो हमारा विराम में ही रहना चाह रहा था, जिस वजह से बस आगे जो गए तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये कारण होता है, क्योंकि हम विराम अवस्था में ही बने रहना चाहते हैं। अब देखिए, यह है गति का जड़त्व। तो दूसरा नियम है गति का जड़त्व। देखिए, एक वस्तु जो एक समान गति से चल रही है वह तब तक उसी गति में चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ बस ड्राइवर जो है इस गाड़ी को चला रहा है, मान लीजिए बस नहीं, ये दूसरी कोई भी गाड़ी है, ये चला रहा है तो गति में है, गति में ही बना। अब ये व्यक्ति था, आराम से खड़ा था, लेकिन जैसे ही ब्रेक मारा, आदमी क्या हो गया, आगे की तरफ झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड में वो चल रहा था उसी स्पीड में आदमी भी था, और जैसे ही वो ब्रेक मारेगा क्या आदमी आगे की तरफ झुक जाएगा। अब यहां आदमी सीधा खड़ा था, अब ये आगे चल दिया तो इसका पूरा शरीर तो क्या है, विराम अवस्था में था, लेकिन जैसे आगे चल दिया था, हाई इसका पैर क्या था, इससे अटैच था, इससे स्पर्श था। तो जैसे इससे स्पर्श था तो ये जो शरीर का जो ये पैर है ये इस गाड़ी से अटैच था, तो ये इतना इसका पैर क्या हो गया, आगे की तरफ गति करने लगा, जिस वजह से पैर तो आगे चला गया लेकिन शरीर वहीं रह गया। इस वजह से आदमी पीछे की ओर झुक गया। तो ये होता है गति का अवस्था का नियम कर। ठीक है, तो ये कारण था। चलिए आगे समझते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दिशा का जड़त्व। आइए दिशा के जड़त्व के बारे में समझते हैं। दिशा का जड़त्व क्या होता है? दिशा का जड़त्व एक वस्तु जो एक निश्चित दिशा में चल रही है वह तब तक उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता। उसकी दिशा को बदल सकता
सकते हैं, यानी बाहरी बल अगर हम लगा देते हैं तो उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब, अगर कोई साइकिल अगर आप चला रहे हैं, मान लीजिए ये पूर्व दिशा में जा रहे हैं, ये साइकिल पूर्व दिशा में ही चलेगी, तब तक चलेगी जब तक इस पर कोई बाहरी फोर्स लगाए। आप अपने हाथों का जोर लगाकर इसको इसे मोड़ दीजिए उत्तर दिशा में, मुड़ जाएगी। कब मुड़ेगी? जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे। तो यानी अगर वस्तु क्या है, अगर जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में बनी रहना चाहती है, तब तक बनी रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाता। आगे देखिए जड़त्व क्या है। जड़त्व एक वस्तु के विशेषता, एक वस्तु कह रहा है कि जड़त्व एक वस्तु की एक विशेषता है जो उसकी गति या विराम अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करती है। तो ये चीज़ हमने पहले ही बताया। जड़त्व वो होता है जो अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहती है, यानी अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। चलिए, जड़त्व एक वस्तु की गति या विराम अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है? प्रतिरोध। वही मतलब विरोध करती है कि अगर हम विराम अवस्था में हैं तो हम विराम अवस्था में रहेंगे, अगर हम गतिमान में हैं तो गतिमान में ही रहेंगे, हम अपनी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आगे देखिए द्रव्यमान। द्रव्यमान एक वस्तु के पदार्थ की मात्रा का माप है। यानी जो द्रव्यमान है वो क्या है? एक वस्तु के, कोई वस्तु है, एक वस्तु के पदार्थ की क्या है? मात्रा का माप है। क्लियर? यानी मात्रा का जो माप है वो एक वस्तु का है। क्लियर? आइए आगे की ओर समझते हैं। द्रव्यमान एक वस्तु की एक मूल विशेषता है जो उसकी गति, त्वरण और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को निर्धारित करती है। क्लियर है? आइए समझते हैं कि द्रव्यमान एक वस्तु के पदार्थ की मात्रा का माप है। यानी वस्तु है उस, या जो पदार्थ है वो कितनी मात्रा में है, उसकी यूनिट क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। या द्रव्यमान एक वस्तु का मूल विशेषता वह है कि उसकी गति, त्वरण और गुरुत्वाकर्षण को निर्धारित करती है द्रव्यमान। यानी द्रव्यमान पर ही आधारित होता है किसी वस्तु का त्वरण और उसका गुरुत्वाकर्षण बल। आइए जड़त्व और द्रव्यमान में अंतर समझते हैं क्या है। जड़त्व और द्रव्यमान में अंतर बहुत बेसिक का अंतर है। देखिए, एक तरफ हमने लिखा है जड़त्व, एक तरफ लिखा है द्रव्यमान। जड़त्व एक वस्तु की गति या विराम अवस्था से संबंधित है। यानी जड़त्व ये बताता है अगर वस्तु की गति में, अगर वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, अगर विराम में है तो विराम में रहेगी। तो ही चीज़ है कि जड़त्व का काम ये है कि गति में, वस्तु गति में है तो गति में रहेगी और विराम में है तो विराम में रहेगी। ये जड़त्व से संबंधित है। जबकि द्रव्यमान वस्तु के पदार्थ की मात्रा से संबंधित है। यानी द्रव्यमान क्या करता है? वस्तु में पदार्थ की मात्रा कितनी है ये बताता है, और जड़त्व ये बताता है कि वस्तु गति में है कि विराम अवस्था में, यानी वस्तु रुकी हुई है कि चल रही है। ये सारी चीजें जानकारी कौन देता है? जड़त्व देता है। जड़त्व एक वस्तु की गति या विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध को दर्शाती है। यानी जड़त्व क्या करती है? किसी भी वस्तु में अगर गति में है तो गति में रहना चाहती है, अगर वो विराम में है तो विराम में रहना चाहती है। अगर वो वस्तु गति में है तो उसको अगर रोका जाएगा तो उसका विरोध करेगी, अगर वस्तु रुकी हुई है, विराम में है, उसको चलाया जाएगा तो उसका विरोध करेगी। तो ही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि वस्तु क्या है? अगर गति या विराम अवस्था में है तो परिवर्तन का विरोध करती है। क्या करती है? परिवर्तन का। अगर वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, अगर वस्तु क्या है कि अगर वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी। यानी अपनी विरामावस्था और गतिमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है जड़त्व। दूसरा, जबकि द्रव्यमान वस्तु के गुरुत्वाकर्षण और गति के प्रभाव को निर्धारित करता है। जबकि द्रव्यमान क्या करता है? वस्तु के गुरुत्वाकर्षण और गति के प्रभाव को क्या करता है? निर्धारित करता है। यानी उसकी यूनिटी
उसका यूनिट कितना, उस कितने मात्रक में उसका फोर्स लगेगा, कितनी उसकी आवश्यकता है, ये निर्धारण कौन करता है, द्रव्यमान करता है। आइए समझते हैं संवेग। बहुत ही अच्छी चीज है संवेग। एक वस्तु की गति और द्रव्यमान के गुणनफल को कहते हैं, यानी संवेग कहते हैं। यानी संवेग क्या है, संवेग एक वस्तु की जो गति होती है और उसका जो द्रव्यमान होता है, उन दोनों का गुणनफल ही क्या होता है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो संवेग के बराबर होता है। या कह सकते हैं यह एक वस्तु की गति की मात्रा को दर्शाता है और इसका मानक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड में किया जाता है। यानी इसका मापन किस में होता है, किलो मतलब कि केजी में, यानी किलोग्राम, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड में किया जाता है। संवेग का सूत्र देख लीजिए, यहाँ देखिए संवेग बराबर होता है द्रव्यमान यानी m, वेग यानी जो है वेग यानी v, ठीक है, गुणा v, यानी कह सकते हैं कि p बराबर m गुणा v, यानी p बराबर, ठीक है, m गुणा v, ठीक है। p बराबर m गुणा v, ठीक है। तो ये है आपका संवेग का सूत्र। आइए संवेग की विशेषता को समझते हैं। देखिए संवेग की विशेषताएं। संवेग एक वस्तु की गति और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करता है, यानी उसकी गति क्या है और उसकी द्रव्यमान यानी पदार्थ की मात्रा कितनी है, दोनों पर संवेग निर्भर करता है, क्योंकि दोनों का गुणनफल ही क्या होता है, संवेग होता है। संवेग एक वस्तु की गति की मात्रा को दर्शाता है और संवेग संरक्षण एक मूलभूत सिद्धांत है जो कहता है कि एक बंद प्रणाली में संवेग की कुल मात्रा स्थिर होती है। अगर बंद प्रणाली है तो वहां पे संवेग की मात्रा क्या होगी, स्थिर होगी। आइए संवेग के नियम के बारे में समझते हैं। संवेग के कुछ नियम हैं। संवेग संरक्षण के नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम एक मूलभूत सिद्धांत है जो कहता है कि क्या, एक बंद प्रणाली में संवेग की कुल मात्रा स्थिर होती है। यानी अगर कोई बंद प्रणाली है तो उसमें जो संवेग संरक्षण है वो क्या होगी, कुल मात्रा स्थिर रहेगी उसकी। अर्थात कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक वस्तुएं आपस में टकराती हैं या परस्पर क्रिया करती हैं तो उसे संवेग का योग पहले और बाद में समान रहता है। यानी जो संवेग होता है, चाहे वो पहले जितना संवेग रहेगा या दो वस्तुओं को आपस में टकराया जाएगा या घर्षण किया जाएगा, तो उस स्थिति में भी दोनों का संवेग समान होगा। और समझिए संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो उनके संवेग का योग जो होता है टकराव के पहले और बाद में समान होता है, जो चीजें अभी हमने पिछले स्लाइड में बताई। यदि एक वस्तु का संवेग बढ़ता है तो दूसरी वस्तु का संवेग उसी अनुपात में घटता है ताकि कुल संवेग स्थिर रहे। यानी कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए इधर संवेग 5 है, इधर भी संवेग 5 है। अगर इसका बढ़ा, इसका मान लीजिए 1 बढ़ गया, एक संवेग बढ़ गया तो इधर 6 हो गया, तो इधर 1 घट जाएगा, यानी 1 घट जाएगा, यानी इधर 4 हो जाएगा। यानी जब पहले जो संवेग था 5 यहाँ था, 5 यहाँ था, 5 न्यूटन, तो टोटल 10 न्यूटन था। तो जब इधर का 1 बढ़ गया लेफ्ट का, तो राइट का 1 घट गया। अब भी 6 और +4 अभी भी 10 ही होगा, यानी 10 ही होगा। यानी अगर 1 बढ़ रहा है तो दूसरा उसी अनुपात में घट जाएगा, जितना ये बढ़ेगा उतना वो घटेगा, क्योंकि दोनों का जो योग होगा वो हमेशा स्थिर रहेगा, योग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे उदाहरण में आप यहां समझिए, जब 2 गेंद आपस में टकराती है तो उसके संवेग का योग टकराने के पहले और बाद में समान रहता है। यानी कहने का मतलब इस तरह से ऐसे हम मान लीजिए यहाँ पे कई गेंद ऐसे लटका दिए, ठीक है,
कई गेंद यहाँ से लटका दिए। अगर हम यहाँ से ये शुरू के 2 गेंद ऐसे ऊपर यहाँ पर यहाँ तक लाकर अगर हम यहाँ से छोड़ते हैं तो इधर से जब ये टकराता है ना तो इधर से ये वाले लास्ट के जो 2 गेंद हैं यही ऊपर की ओर आएंगे, यहाँ पर यही 2 गेंद ऊपर आएंगे। तो वही चीज़ ये कहना चाह रहा है कि जितनी गेंदें आपस में टकराएंगे उतना बाद में, अगर पहले हम इतना ये 2 गेंद ऊपर उठाए हैं इधर, तो इधर जब टकराएगा तो इसके बाद भी ऊपर 2 ही गेंद जाएगा। ये होता है संवेग। जब एक रॉकेट ईंधन को ठीक है, छोड़ता है तो रॉकेट का संवेग बढ़ता है, जबकि ईंधन का संवेग विपरीत दिशा में बढ़ता है ताकि कुल संवेग स्थिर रहे, जो कि अभी हमने पहले बताया। जैसे रॉकेट ऊपर की ओर जब जाता है ये, तो जितनी अनुपात में ये ऊपर आगे बढ़ता है उतनी अनुपात में नीचे घटता जाता है ताकि संवेग इसका क्या रहे, स्थिर रहे, कुल संवेग क्या रहे, स्थिर। जैसे कि हमने बताया कि दोनों तरफ, एक तरफ 5 था दूसरी तरफ भी 5 था, तो एक तरफ जब बढ़ा तो दूसरी तरफ उसी अनुपात में घट गया, लेकिन उसके योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बल के प्रकार, कुछ प्रकार हैं, ये समझते हैं। बल के प्रकार: गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी और अन्य वस्तुओं के बीच लगने वाला जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यानी कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो क्यों गिर रही है, उसके अंदर कोई बल कार्य कर रहा है, तो उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है घर्षण बल, 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को उस की गति को रोकता है, उसे घर्षण बल कहते हैं। यानी मान लीजिए सड़क है और हम कोई वस्तु यहाँ से ऐसे इसको जो है खींचते हुए रस्सी से यहाँ हमको लाना है, तो ये सड़क की जो कड़ है, ये जब हम इस वस्तु को यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो ये क्या करे, घर्षण होगा। तो घर्षण होगा तो घर्षण के कारण ये वस्तु के स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगा, यानी इसको इधर आने से रोकेगा। उसी को रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं क्या, घर्षण। आइए, चुंबकीय बल क्या है, देखिए चुंबकीय बल, चुंबकों के बीच में लगने वाला बल। जब 2 चुंबक होते हैं एक दूसरों के बीच में, यानी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आकर्षित करेगा, अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव हैं तो ऐसे में प्रतिकर्षित करेगा। विद्युत बल, विद्युत आवेशों के बीच में लगने वाला बल, यानी जब 2 वस्तु को आपस में क्या रगड़ा जाता है या उसमें स्पर्श घर्षण किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। यानी वस्तु क्या होती है, चार्ज होती है और वो क्या करता है, उसमें विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। जैसे कहने का मतलब ये है, अगर आप स्केल को लेकर के अपने मतलब सर पे और जोर जोर से रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज़ को अपनी तरफ उठा लेता है, तो उसी कहते हैं कि जो वस्तु थी वो क्या हो गई, चार्ज हो गई, यानी आवेशित कर लेती है। अगला है प्रयुक्त बल, कोई बाहरी बल जो किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो उसे, जैसे कि धक्का या खिंचाव, उसी को क्या कहते हैं, प्रयुक्त बल। आगे देखिए, आंतरिक बल है, संतुलित बल और असंतुलित। संतुलित और असंतुलित हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आंतरिक बल देख लीजिए, किसी वस्तु के अंदर लगने वाला बल क्या होता है, आंतरिक बल, यानी जो वस्तु के अंदर लगता है, यानी केंद्र में जो बल रहा होता है उसको हम आंतरिक बल कहते हैं। ठीक है, जैसे तनाव, दबाव। अगला संतुलित बल, जब 2 या 2 से अधिक बल एक वस्तु पर ठीक है लगते हैं और उनका परिणाम शून्य होता है। ये चीज़ें आपको रस्सी वाला बताए थे कि बीच में हम मान लीजिए कोई वस्तु है, कुछ लोग इधर रस्सी से खींच रहे हैं, कुछ लोग इधर से, लेकिन ये वस्तु खींचा नहीं पा रहा है, जहाँ है वहीं कर, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो इसी कहते हैं हम लोग संतुलित बल। असंतुलित, जब 2 या 2 से अधिक बल एक वस्तु पर लगते हैं और उनका परिणाम शून्य नहीं होता, यानी अगर यहाँ पर बीच में कोई वस्तु रखी, इधर वाला व्यक्ति अपनी तरफ खींच लिया, चाहे इधर वाला व्यक्ति अपनी तरफ खींच लिया, यानी इस जगह से चाहे खिसक के इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए, तो उसको कहते हैं असंतुलित बल। आइए दोस्तों, लास्ट स्लाइड है, लास्ट हेडिंग, केंद्रीय बल। तो इसको पढ़ने से पहले एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल एक ऐसा बल है जो किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए आवश्यक होता है और यह बल वस्तु के केंद्र की ओर आकर्षित करता है। जैसे
कि जब आप एक पत्थर को डोरी में बांधकर घुमाते हैं तो डोरी के तनाव अभिकेंद्रक बल के रूप में कार्य करती है। यानी मान लीजिए यहाँ मीडिएटर है, यहाँ आप खड़े हैं और यहाँ से ऐसे पत्थर बांध कर ऐसे घुमाते हैं, ऐसे चारों तरफ ऐसे ऐसे नाचता है, तो ये जो बीच में जो रस्सी का जो तनाव है ना, यही रस्सी का तनाव अभिकेंद्रीय बल है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल वही चीजें होती हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल के रूप में काम करती है। मान लीजिए यहाँ पृथ्वी है, चंद्रमा इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रही है, तो जो चक्कर लगा रही है तो इसी के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो इसके बीच में एक तनाव उत्पन्न हुआ है और इसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसको अभिकेंद्रीय बल कहेंगे, जिस वजह से ये एक दूसरे से क्या है, ऐसे किनारे किनारे घूम रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।